मैं लगभग 15 वर्षों तक यूएसएफएस में रेंजर रहा हूं, लेकिन यह मेरे शामिल होने के लगभग 3 साल बाद हुआ है। हमें एक अकेले भेड़िए के बारे में फोन आ रहे थे, जिसके कॉलर पर कैंप साइट के चारों ओर घूम रहा था। अजीब बात है, क्योंकि भेड़ियों को इस क्षेत्र में नहीं जाना जाता है, लेकिन जब आप लंबे समय तक क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको एहसास होना शुरू हो जाता है कि कुछ भी संभव है। भगवान का शुक्र है, किसी भी कॉल में जानवर के हिंसक व्यवहार का उल्लेख नहीं किया गया। मैं उन स्थानों की जांच करने के लिए दोपहर के आसपास स्टेशन से रवाना हुआ जहां इसे देखा गया था। लगभग 3 घंटे तक इधर उधर घूमता रहा। उस दौरान कोई और कॉल नहीं आई, जब तक कि मैंने पानी के लिए छुट्टी नहीं ले ली। बैठ गए, नाश्ता किया, थोड़ा पानी पिया और फिर से जाने के लिए तैयार हो रहे थे जब वह लगभग 20 फीट दूर था, पेड़ों की रेखा के पास टहल रहा था। यह मिलनसार लग रहा था और कॉलर भी था, इसलिए मैंने इस पर सीटी बजाई और वह मेरे पास आ गया। करीब से देखने पर मुझे पता चला कि यह भेड़िया नहीं था। यह बहुत बड़ा था, लेकिन अंधेरा था और इसकी शारीरिक संरचना सही नहीं थी। हालांकि मैं दूर से देख सकता था कि यह भ्रमित करने वाला क्यों होगा। मैंने रेडियो पर सूचना दी और बताया कि कुत्ता मेरे पास है, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मैं इसे लाऊंगा, कुत्ते की बकवास शुरू हो गई। जैसे वह खेल रहा था, यह देखने के लिए कि वह मुझे उसका पीछा करने के लिए कितनी दूर तक ला सकता है। कुत्ते का विशिष्ट व्यवहार। मैं उसके पीछे गया और मैं कसम खाता हूं कि यह कम से कम 5 मिनट तक पीछा करने का खेल था, क्योंकि हम लगातार जंगल में भाग रहे थे। कृपया जंगल में तब तक न दौड़ें जब तक कि आप अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह उस क्षेत्र को न जान लें। कुत्ता अंततः एक चट्टानी तल खाड़ी क्षेत्र के पास धीमा हो गया और एक स्थान के आसपास घूमना शुरू कर दिया। मैं करीब गया और पहले तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। फिर मैंने देखा, अतिवृद्ध ने हड्डियों जैसी दिखने वाली चीज को लगभग छिपा दिया था। मैंने तुरंत इसे बुलाया और अवशेषों को बरामद करने के लिए एक और टीम भेजी गई। जब मैं कुत्ते को लेने गया तो वह जा चुका था, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो उस समय यह प्राथमिकता नहीं थी। वह काफी मिलनसार था और मुझे लगा कि हम बाद में उससे मिलेंगे। हड्डियों की पहचान एक किशोर पुरुष के रूप में की गई, जिसकी मौत सिर पर खुद को मारी गई बंदूक की गोली से हुई थी। मेरे रेंजर बनने से बहुत पहले ही क्षेत्र में उसके लापता होने की सूचना दी गई थी और उसके मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने उसकी मां से फोन पर बात की। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के लिए फोन किया और उन्होंने पूछा कि मैंने उनके बेटे को कैसे पाया। मैंने काले कुत्ते का जिक्र किया, फिर सोचा कि मैंने कुछ गलत कहा है, क्योंकि उसकी तरफ से कुछ देर रुकी हुई थी। जब मैंने कुत्ते के बारे में कुछ जानकारी दी तो उसने चुपचाप बताया कि उसका बेटा, जो संबंध बनाने में संघर्ष कर रहा था, अपने सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु के बाद गहरे अवसाद में डूब गया था। वही कुत्ता जो मुझे उसके पास ले गया था। मुझे लगता है कि मैंने बाकी दिन स्तब्ध होकर बिताया। एक तरह से मैं अब भी अविश्वास में हूं, लेकिन मुझे पता है क्या हुआ। मेरा चचेरा भाई मोंटाना व्योमिंग क्षेत्र में वन सेवा में है और मैंने सचमुच पानी का परीक्षण करने के लिए उसके साथ वहां जाने का फैसला किया। वह जल विज्ञान करती है और उसे धाराओं और बर्फ के बहाव का परीक्षण करने के लिए कहीं बीच में जाना पड़ता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई संदूषक नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि यह मजेदार लग रहा है और मैं उसके साथ थोड़ा दौरा करना चाहता था। हमें वहां 2 रातों के लिए डेरा डालना था, इसलिए हमने अपना सारा सामान सैडल बैग या सैडल बंडल में पैक किया और निकल पड़े। पहला दिन और रात अद्भुत था। सुंदर दृश्य और अद्भुत वायु गुणवत्ता। वहां सचमुच बहुत शांति है। मुझे वह क्षेत्र बहुत पसंद है और मैं चाहता हूं कि मैं वहां बार बार जाऊं। वैसे भी हम दूसरे दिन निकले और मेरे चचेरे भाई ने कहा, तुम कुछ अजीब देखना चाहते हो? निःसंदेह मैंने हां कहा, तो वह मुझे इस छोटे से खड्ड में एक किनारे की यात्रा पर ले गई। हम अपने निर्धारित वास्तविक रास्ते से लगभग 2 घंटे की दूरी पर यात्रा कर रहे थे। भूमि में इस मोड़ के बिल्कुल अंत में वह उतरती है और मुझसे कहती है कि मैं भी अपने घोड़े से उतर जाऊं। हम उन्हें इस खूबसूरत छोटी सी जगह में बांध देते हैं और वह मुझसे कहती है कि इस छोटे वन्यजीव पथ का अनुसरण करें और हमारा छोटा रिचार्जेबल रेडियो लेकर आएं। यह उनमें से एक है जिसे आप प्लग इन कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, और यदि आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता है तो यह लालटेन के रूप में भी कार्य करता है, लेकिन यह बैटरी को जल्दी खत्म कर देता है। मैं ऐसा करता हूं और चुदाई के बीच में कहीं नहीं जमीन से तार का एक बड़ा कुंडल चिपक जाता है। तार स्वयं किसी दबे हुए ट्रांसमिशन तार की तरह अजीब तरह से बड़ा नहीं था, बल्कि छोटा था, जैसे किसी घर के लिए 10 या 12 गेज की वायरिंग।
ये झाड़ियों और पेड़ों में फंस गया, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैंने जिज्ञासावश उस चीज का अनुसरण करने का निर्णय लिया। मेरी तरह मेरा चचेरा भाई भी मेरे पीछे पीछे चलता है और यह तार जमीन से सीधे ऊपर आने के बाद पेड़ों की शाखाओं में फंस जाता है और फिर वापस जमीन पर आ जाता है। फिर यह चट्टानों के चारों ओर घूमता है और अंत में एक आउटलेट में समाप्त हो जाता है। वह आउटलेट एक डेस्क के किनारे लगा हुआ है। जब मैं बड़ा हो रहा था तब यह एक स्कूली शिक्षक डेस्क की तरह दिखता है, जिसमें धातु का आधार और छद्म लकड़ी प्लास्टिक की ऊपरी चीज होती है। न कुर्सी, न भवन, न कुछ, बस ये आउटलेट और ये डेस्क। जब मेरा चचेरा भाई रेडियो लेता है, तार निकालता है और उसे आउटलेट में प्लग करता है, तो मैं जंगल के बीच में इस डेस्क को पूरी तरह से भ्रमित होकर देखता रहता हूं। वह कमीना फिर भड़क उठा और लगातार चिल्लाने लगा। तार कहीं से डाला जा रहा था। अब जिस स्थान पर हम थे वहां कई मील तक कोई सड़क नहीं थी, कोई इमारत नहीं थी और आसपास कोई अन्य लोग नहीं थे, और फिर भी वहां एक लाइव आउटलेट था। मुझे याद है लगभग 9 साल पहले वह मुझे एक बूढ़े विवाहित जोड़े के बारे में बता रहे थे जिनकी उन्होंने हाल ही में मदद की थी। उसने उन्हें लगातार कई दिनों तक पार्क में आते देखा था और पता चला कि वे पश्चिम से बाहर आ रहे थे और दशकों पहले उनकी सगाई वहां हो चुकी थी। वे उस स्थान की तलाश कर रहे थे जहां उन्होंने प्रश्न पूछा था, लेकिन वहां की तस्वीरें ले सकें, लेकिन उन्हें परेशानी हो रही थी। तस्वीरों को देखने और मोटे तौर पर यह पता लगाने के बाद कि वे कहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वह उन्हें अपने वाहन में ले गया। फिर उनके साथ वहां तक पैदल चला जहां उसने सोचा था कि यह होगा। उन्हें वह मिल गया और वह उन्हें वहीं छोड़कर प्रवेश द्वार पर अपने स्थान पर वापस चला गया। उन्होंने कहा कि वापस आने पर उन्हें अजीब सा एहसास हुआ और ऐसा महसूस हुआ कि जब भी वे चले जाएं तो उन्हें उनसे मिलने के लिए इंतजार करना होगा। खैर, एक बार जब रात को ताला लगाने का समय आया तब भी उसने उन्हें जाते हुए नहीं देखा था, इसलिए उसने इसकी सूचना दी, अपने सहायक को प्रवेश द्वार पर झोंपड़ी में इंतजार करने के लिए छोड़ दिया और वापस वहीं चला गया जहां उसने उन्हें छोड़ा था। उसने उन दोनों को नदी के किनारे लेटे हुए चमचमाते हुए पाया। दोनों जीवित नहीं थे। उसने पुलिस को बुलाया, 9 गज पार करके घर चला गया। पुलिस उन्हें उनकी पहचान बताने में सक्षम थी, लेकिन शुरुआत में किसी और चीज के बारे में निश्चित नहीं थी। बाद में उन्हें पता चला कि पत्नी कैंसर से गंभीर रूप से बीमार थी और उन दोनों ने किसी प्रकार के रासायनिक गोली संयोजन मेडली का सेवन करके आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने वहीं करना चुना जहां उनकी सगाई हुई थी।